हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ एविडेंस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए और आप वीडियो टाइम से देख सकें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोग भी तैयारी कर सके और आपके फ्रेंड्स लोग भी अच्छे से तैयारी कर सके एग्ज़ाम की, क्योंकि एग्ज़ाम नवंबर में है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं तो नोटिस है वीडियो में। ठीक है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो वो उस वीडियो को आप देखिए, उस वीडियो से आप क्लियर हो जाएंगे कि हमारा एग्ज़ाम कब है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से क्या धारा 4 में परिभाषित नहीं है। मतलब आपको बताना है कि इनमें से क्या है जो धारा 4 में परिभाषित नहीं है। तो याद रखिएगा, दस्तावेज जो है वो धारा 4 में परिभाषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका एक में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में विधि की अखंडनीय उपधारणा जो है वो किस शब्दावली को व्यक्त करती है। तो आपको शब्दावली बताना है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, वो शब्दावली है निश्चयात्मक सबूत। ठीक है, निश्चयात्मक सबूत। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, याद रखिएगा, निर्दोषिता की उपधारणा को उच्चतम न्यायालय ने इनमें से क्या बताया है। तो याद रखिएगा आप, मानव अधिकार। क्या बताया गया है? मानव अधिकार। ठीक है, निर्दोषिता की उपधारणा को उच्चतम न्यायालय ने मानव अधिकार को बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न में से उपधारणा के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर याद रखिएगा ए एवं बी, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, उपधारणा के प्रकार हैं, पहला है ए है तथ्य की उपधारणा और बी है निश्चयात्मक उपधारणा। ये जो है उपधारणा के प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है तथ्य की उपधारणा से संबंधित सही उत्तर को इंगित कीजिए। तो पहले तथ्य आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ये जो 1 2 3 4 तथ्य करके लिखे हुए हैं ये सारे सही हैं, तथ्य की उपधारणा से संबंधित हैं। ठीक है, पहला क्या कहता है, तथ्य की उपधारणा सदैव खंडनीय होती है, सही है। दूसरा कहता है तथ्य की उपधारणा प्राकृतिक नियमों तथा मानवीय प्रथाओं के आधार पर निकाली जाती है। तीसरा कहता है तथ्य की उपधारणा का आधार तर्क है। और चौथा कहता है तथ्य की उपधारणा चाहे कितनी भी सशक्त हो, न्यायालय उसकी उपेक्षा कर सकता है। तो ये चारों पॉइंट्स जो है वो तथ्य की उपधारणा से संबंधित हैं और सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्न में से किन धाराओं में विधि की खंडनीय उपधारणाएं संदर्भित हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा 107, 108, 79 से 90 में। ठीक है, धारा 107, 108 और 79 से 90 में। ठीक है, धारा 107, 108 और 79 से 90 में जो है विधि की खंडनीय उपधारणाएं संदर्भित हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इनमें से कौन विधि की उपधारणा विषय में असत्य है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, विधि की उपधारणाओं की
उपेक्षा न्यायालय कर सकता है। ठीक है, विधि की उपेक्षा न्यायालय कर सकता है। तो यहाँ पर 7 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही होगा, जो कि विधि की उपधारणा के विषय में असत्य है ये। ठीक है, अब ABC भी पढ़ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, एग्ज़ाम देना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं कि नहीं, तो आपको ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान देने होंगे। देखिए, ये विधि की उपधारणा के विषय में असत्य कथन था, डी ऑप्शन जो कि हमारा सही है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन अब विधि की उपधारणा के विषय में सत्य कथन भी देख लीजिए ना, कि विधि की उपधारणा के विषय में सत्य कथन क्या कहता है, सत्य क्या है। देखिए, विधि की उपधारणा का आधार विधि का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। विधि की उपधारणा खंडन के अभाव में निश्चयात्मक होती है, ये विधि की उपधारणा से रिलेटेड सत्य कथन है। ठीक है, और विधि की उपधारणा निश्चित तथा एक रूप है, तो याद रखिएगा इनको, ये सत्य कथन है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में आपके असत्य कथन। ठीक है, कि विधि की उपधारणा के विषय में असत्य क्या है यहाँ पर, या असत्य कथन कौन सा है। तो विधि की उपधारणाओं की उपेक्षा न्यायालय कर सकता है, ये असत्य है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इनमें से तथ्य की उपधारणाओं से संबंधित धाराएं कौन सी हैं। तो याद रखिएगा, धारा 86, धारा 87, धारा 88 तथा 90। ठीक है, ये धाराएं जो हैं वो तथ्य की उपधारणाओं से संबंधित धाराएं हैं। धारा 86, धारा 87, धारा 88 तथा 90, मतलब 86, 87, 88 तथा 90, याद रखिएगा। ठीक है, ये तथ्य की उपधारणाओं से संबंधित धाराएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ए ऑप्शन सही होगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी उपधारणाएं उपधारणाओं के प्रकार में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। भाई काल्पनिक उपधारणा है, भाई तथ्य की उपधारणा है और विधि की उपधारणा है, ये तो मैं जान गया था। लेकिन ये काल्पनिक उपधारणा ये कहाँ है, ये नहीं है ना। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सी उपधारणाएं हैं जो उपधारणाओं के प्रकार में नहीं आते हैं। तो भैया काल्पनिक उपधारणाएं हैं जो उपधारणाओं के प्रकार में नहीं आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, ये उपधारणाओं के प्रकार में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि जब तक अनुपागम साबित ना हो, उसकी माता और किसी पुरुष के विधि मान्य विवाह के कायम रहते हुए किसी बालक के धर्मजत्व की उपधारणा है। तो आपको यहाँ पर बताना होगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, विधि की अखंडनीय उपधारणा, विधि की अखंडनीय उपधारणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, न्यायालय किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व की उपधारणा कर सकता है। ठीक है, न्यायालय किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व की उपधारणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि धारा 112, ध्यान से देखिएगा, धर्मजत्व की उपधारणा निम्न में से कौन सी उपधारणा है। तो जो धारा 112 है ना, वो धर्मजत्व की उपधारणा है, और आपको बताना है इनमें से कि
कौन सी उपधारणा है? तो याद रखिएगा विधिक उपधारणा। कौन सी उपधारणा? विधिक उपधारणा। ए ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के तहत विवाहित स्थिति के दौरान धर्मजत्व का निश्चयात्मक सबूत है? तो याद रखिएगा धारा 112। धारा 112। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी उपधारणा मुख्तारनामा से संबंधित है? तो भैया याद रखिएगा विधि की खंडनीय उपधारणा, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे आपको, विधि की खंडनीय उपधारणा, ठीक है। ये उपधारणा जो है मुख्तारनामा से संबंधित है, विधि की खंडनीय उपधारणा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन तथ्य की उपधारणा तथ्य की उपधारणा इनमें से कौन सी है ना? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी है जो तथ्य की उपधारणा है। तो याद रखिएगा तर्क, मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटनाओं व प्रकृति की विधि पर आधारित है, ठीक है। तर्क, मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटनाओं व प्रकृति की विधि पर आधारित है। तो 15 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, याद रखिएगा ये भी इम्पॉर्टेंट है, धारा 114 का से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा धारा 114 का के अंतर्गत उपधारणा है 1, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आप खंडनीय उपधारणा है। कौन सी? खंडनीय उपधारणा। धारा 114 का के अंतर्गत जो उपधारणा आती है वो एक खंडनीय उपधारणा आती है, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा आपका 16 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में, भाई धारा पूछी गई है, के अधीन उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, निश्चयात्मक सबूत की व्याख्या की गई है? तो भाई धारा पूछी गई यहाँ पे, याद रखिएगा आप लोग धारा 4 में। किस धारा में? धारा 4 में। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे आपका। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि धारा 4 के किस खंड में निश्चयात्मक सबूत के प्रावधान दिए गए हैं? तो जो धारा 4 है, धारा 4 के किस खंड में निश्चयात्मक सबूत के प्रावधान दिए गए हैं? तो खंड पूछा गया है धारा 4 के साथ साथ। तो याद रखिएगा यहाँ पे धारा 4 खंड 3 में, धारा 4 खंड 3 में, मतलब 18 का बी ऑप्शन सही होगा आपका। 19 नंबर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि निश्चयात्मक सबूत से क्या तात्पर्य है? तो आपको तात्पर्य बताना है कि क्या तात्पर्य है निश्चयात्मक सबूत से। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। यह विधि की ऐसी उपधारणा है जिसे न्यायालय अंतिम मानता है एवं उपधारणा को साक्ष्य देकर भी खंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, निश्चयात्मक सबूत से क्या तात्पर्य है कि यह विधि की एक ऐसी उपधारणा है जिसे न्यायालय अंतिम मानता है एवं उपधारणा को साक्ष्य देकर भी खंडित नहीं किया जा सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में, धारा पूछी गई है, जीवन की उपधारणा उपबंधित है? तो याद रखिएगा धारा 107 में। डी ऑप्शन सही है आपके यहाँ पे, ठीक है। धारा 107 में जीवन की उपधारणा उपबंधित है। याद रखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, धारा 112 का संबंध है जब विवाद हो, तो ये विवाद जो है बच्चे के पितृत्व से है। तो
ये धारा 112 से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 का निम्न में से किस संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित की गई। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका दंड विधि संशोधन, क्या, दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983। ठीक है, दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि उपधारा का अर्थ क्या होता है। उपधारा का अर्थ क्या होता है, अर्थ बताना है आपको। तो याद रखिएगा, ये अर्थ किसी चीज़ को मान लेना होता है। ठीक है, उपधारा का अर्थ है किसी चीज़ को मान लेना। क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि विधिक कल्पना से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, एक ऐसा तथ्य जो वास्तव में सत्य मान लिया जाता है यद्यपि वह तथ्य सच नहीं है। ठीक है, तो 24 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि विधिक कल्पना का अर्थ है या विधिक कल्पना से तात्पर्य है ये। ठीक है, अब बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारा का उपबंध है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे धारा 81A में, ठीक है, सेक्शन 81A में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका सी ऑप्शन सही हुआ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और आप लोग लापरवाही करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ लापरवाही ना करें, अच्छे मार्क्स लाएं। ठीक है, अच्छे से तैयारी करें और सारे क्वेश्चंस देखें। ये नहीं कि एक दो क्वेश्चन देख लिए बस भैया तैयारी हो गई हमारी। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ रहती हैं, तो आप इसको पूरा देखा करिए, सारे क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।